हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमने आपके लिए घर से पढ़ाई या घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आप घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से आपको घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बस आपको एक सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है और बाकी सारे के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हम आप लोगों को एग्जाम के टाइम पर स्पेशल नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से आप हमारे चैनल से ये सभी फायदे ले सके। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं ये है फ्रांस की क्रांति। इसके कुछ वीडियोस पहले से ही हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनको जाकर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर की स्टार्ट कहाँ से होती है। ये एक बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर को आज हम खत्म कर रहे हैं, कंक्लूजन में ला रहे हैं। ठीक है, तो जो छोटी मोटी बाकी चीजें हैं उनको फाइनलाइज करते हुए चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फ्रांस के बारे में, क्या पढ़ा था। ठीक है, हम शुरू से उठा रहे हैं और उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रांस में हजारों साल से यह व्यवस्था थी। कौन सी? राजतंत्र। हजारों साल, इसका कोई टाइम नॉट अनाउंस्ड है भाई, नॉट नोन मतलब अज्ञात, नॉट नोन। इसका अर्ली टाइम कब से राजतंत्र है ये हमको पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। किसको पता हो सकता है कि किस देश में राजतंत्र है, लोकतंत्र है, कैसे पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता है। तो राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र खत्म कब हुआ ये हम सबको पता है। हमारे देश में एक नई व्यवस्था आती है तो पुरानी व्यवस्था खत्म होती है ना। तो ये राजतंत्र से एक नई व्यवस्था आई जिसका नाम था संवैधानिक संवैधानिक लोकतंत्र। संवैधानिक लोकतंत्र, यह व्यवस्था कब आई फ्रांस में? तो यह व्यवस्था देखने को मिली 1791 में। हाँ, 1791 में यह व्यवस्था देखने को मिल रही है। हमारे साथ चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से देश चल रहा है। अब इससे खाली यह संवैधानिक लोकतंत्र नहीं था, संवैधानिक राजतंत्र था। सॉरी, हम भूल जा रहे हैं। हाँ, संवैधानिक राजतंत्र से सिर्फ लोकतंत्र में विलय कब हुआ? सिर्फ लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र से लोकतंत्र में विलय कब हुआ? तो 1793 में, 1793 में। ठीक है, और एक साल तक लोकतंत्र रहा, लेकिन ये लोकतंत्र की एक कमी थी कि ये टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर राजा चाहिए, जो प्रॉपर प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, वही अवेलेबल नहीं थी। और जब प्रशासनिक व्यवस्था प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है तो कहाँ का लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र रह पाएगा? नहीं रह पाया ना। तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पर गड़बड़ी हमको देखने को मिल रहा है। अब आइए आगे बात करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से एक नई सरकार की शुरुआत होगी। सबको पता है लोकतंत्र शुरू तो हुआ, लेकिन 1793 से 1794 तक ये जो फ्रांस में हाल थे वो बताने लायक नहीं थे। वो इतने भयानक और इतने क्रूर थे ना कि कोई कंसीडर ही नहीं कर सकता, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्या क्या हाल हुए होंगे। तो जो जो लोग इसमें फंसे हुए थे, जिन जिनको इसमें प्रताड़ित किया गया था, उन लोगों की बुरी हालत थे। वो लोग पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थे। और 1793 से 94 तक एक साल तक पूरा का पूरा व्यवस्था क्या कर दिया गया था? गड़बड़ रखा गया था। तो इस गड़बड़ व्यवस्था के बाद एक अच्छे शासन का जन्म होना था ना, तो लोकतंत्र खत्म हो गया। क्योंकि ये बात तय हो गई कि फ्रांस अभी लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र तो आया, लेकिन इस टाइप से आया कि लोग कंफ्यूज हो गए कि लोकतंत्र चल रहा है, क्या चल रहा है, अच्छे तरीके से चलाओ, अच्छे तरीके से समझाओ। इसी वजह से ये बात थी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उन लोगों को चाहिए थी, मतलब सबसे ज्यादा पावर उन्हीं लोगों को चाहिए थी, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा से निचला फील कर रहे थे और पहली बार उनको मौका मिला कि वो निचले से ऊपर उठकर आ सके।
तो वो मौके को कैसे छोड़ेंगे। तो 1793 से 94 तक लोकतंत्र चलने के बाद 1794 में नई व्यवस्था का जन्म हुआ, जहां से आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जो बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि 1794 के बाद से नई व्यवस्था कौन सी है। मैंने 3 वीडियो जो बनाए हैं वो तीनों ऐसे हैं। पहला राजतंत्र पे है, दूसरा संवैधानिक राजतंत्र पे है, तीसरा लोकतंत्र पे है, और चौथा हम अगली व्यवस्था पर देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन सी व्यवस्था है ये। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। जैकोबिन सरकार जैसे ही गिरी, जैकोबिन क्लब तो उठ गया था, और उसके साथ ही साथ उठ गए थे कौन लोग, मध्य वर्गीय परिवार के लोग। और जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, उन लोगों को मौका मिला कि वो अपनी पावर को दिखा सकें। और वो अपनी पावर को एक ही तरीके से दिखा सकते थे। उनके पावर दिखाने का तरीका क्या था, बहुत ही सिंपल। कैसे दिखाओगे भाई अगर आप मध्यम वर्गीय हो तो अपनी पावर, हाँ, एक ही तरीका है ना आपके पास, किसी के पास भी, कि आप सरकार बनाओ, अपनी पावर दिखाना स्टार्ट करो। तो जैकोबिन क्लब में भी वही हालात थे, वहां पर भी यही कहा गया कि अपनी सरकार बनाओ और अपनी पावर दिखाना स्टार्ट करो। तो ये बात यहाँ पर कैसे हुई, इन लोगों ने, मध्यम वर्गीय लोगों ने एक नई प्रकार की सरकार की शुरुआत की। कहा यह सरकार सबसे बेटर होगी। ठीक है, तो इन लोगों ने पुराने संविधान में जो था सबको बदल दिया और पूरी व्यवस्था चेंज करके मध्यम वर्गीय सरकार बनाई। मध्यम वर्गीय सरकार, ठीक है, यह दुनिया की सबसे पहली मध्यम वर्गीय सरकार थी। लोकतंत्र सर्ववर्गीय सरकार है, उसमें सब वर्ग आते हैं, लेकिन ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी सरकार थी जो लोकतंत्र हटने के बाद भी ऊंचे तबके के लोग में नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों में रह गई थी। और इस बात के लिए हमें इसको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि इतनी अच्छी सरकार कैसे हो गई। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अब अगले टर्म में आप आओगे तो अगले टर्म में आप देख सकते हो कि मध्यम वर्गीय सरकार जो थी, इसको चलाने के लिए उन लोगों ने बहुत ही कुछ की है। सबसे पहला तो इन लोगों ने कहा कि पुराना संविधान हटाओ, नया संविधान बनाओ। ठीक है, नया संविधान की बात हो गई, चर्चा हो गई। अब संविधान को क्या कर दिया गया, नया कर दिया गया। ठीक है, नया संविधान। अब नया संविधान बना तो पुराने में के जितने नियम थे सब हटा दो। ठीक है, इन लोगों ने सोचा कि जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको जब वोटिंग अधिकार दिया गया तो उन लोगों ने ऐसे नेता को चुन दिया जो बहुत ही ज्यादा क्रूर था। तो इसका मतलब वो व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है वो ज्यादा बेहतर सोचेगा, वो ज्यादा बेहतर तरीके से सरकार का संचालन करेगा। और इस तरीके से इन्होंने ये बात ठान ली कि अगर समझदार व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाए तो देश की सरकार समझदार बनेगी या अच्छी बनेगी। तो इसी वजह से इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। अब यहाँ पर आओ देखते हैं क्या काम किया। इन लोगों ने क्या किया कि मताधिकार मताधिकार सिर्फ मताधिकार सिर्फ किसके लिए, सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों के लिए, संपत्ति वाले पुरुष। हो गया, सबसे बड़ा झगड़ा खत्म, संपत्ति वाले पुरुषों को दे दिया गया। अब ये सबसे नई व्यवस्था हो गई है। इसकी वजह से आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। उनको लगता था कि इसकी वजह से उनके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए कि हाँ वाह वाह बहुत अच्छी बात है, हमने संपत्ति वाले लोगों के लिए सरकार बनाई है कि अब संपत्ति वाले लोग भी अपने लिए सरकार चुन सकते हैं। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। क्या हुआ इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है। हमें वोट देने का अधिकार है, बहुत अच्छी बात है, किसको वोट दें, चुनाव करा रहे हो, नहीं। इलेक्शन में कोई लोगों को मतदान करने का मौका मिल रहा है, नहीं। तो सरकार किस चीज की बनाए हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज था इस व्यवस्था के लिए। आइए देखते हैं इस व्यवस्था का सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्जन क्या हुआ। अब ये तो थी एक मतलब लोकल व्यवस्था, लोकल सिस्टम, जिसमें लोकल लोग जुड़े पड़े थे और वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। इन लोगों ने असल मायने में राज चलाने के लिए क्या काम किया, तो इन लोगों ने कहा कि जो पुराना सिस्टम था ना,
जिसमें ये कहा गया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो वो तीनों रहेंगे, बस इस बार थोड़ा नया किया जाएगा काम। ठीक है, इन लोगों ने इस बार सरकार के 2 अंग बना दिए, क्लियर क्लियर। एक बना दिया विधायिका, जो सिर्फ नियम बनाकर संविधान चेंज कर सकती थी, इससे अलावा और कुछ नहीं। तो इनका वैल्यू खत्म, रोज रोज संविधान थोड़ी चेंज होता है, तो इसी वजह से इनकी वैल्यू तो पहले ही खत्म। तो विधायिका लोगों की शक्ति खत्म हो गई, कब? जब मध्यम वर्गीय सरकार चल रही थी। और बनाई गई कार्यपालिका, जिनके पास सारी शक्ति होती है। आप बताओ खुद, सारे नियम लागू कराने की शक्ति किनके पास होती है? इनके पास। अब लोकतंत्र की बात तो हो नहीं रही है कि विधायिका के पास सारी शक्ति रहे, मध्यम वर्गीय सरकार की बात हो रही है जिनके पास कार्यपालिका के पास शक्ति रहती है। हम लोगों में कौन सबसे पावरफुल है, नेता या अधिकारी? हमारे देश में नेता या अधिकारी में कौन पावरफुल है? किसके पास ज्यादा पावर है, नेता के पास या अधिकारी के पास? नेता के पास। लेकिन वो सरकार लोकतंत्र रहती है तब नेता ज्यादा पावरफुल होता है और अधिकारी कम पावरफुल। यहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं है, यहाँ तो नेता की कोई वैल्यू नहीं, किसकी पावर ज्यादा रहेगी? अधिकारियों की। तो इसीलिए कार्यपालिका बनाई गई और इस कार्यपालिका का नाम दिया गया डायरेक्टरी। क्या नाम दिया गया? डायरेक्टरी, जिसका अंग्रेजी वर्जन होता है डायरेक्टरी। बहुत ही अच्छी सरकार थी ये, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। सिर्फ असल में थी कि नहीं थी ये नहीं जानते, क्योंकि इसमें हर डायरेक्टरी में 5 डायरेक्टर रखे गए थे। 5 डायरेक्टर थे, निदेशक थे, जो इस कार्यपालिका को चलाते थे। लेकिन कार्यपालिका को ऐसा 5 डायरेक्टर के बीच में क्यों तोड़ा गया? क्योंकि पावर एक आदमी के पास रहेगी तो फिर से पुराना वाला सिस्टम आ जाएगा, जैसे रॉबस्पायर ने किया था, जैसे उससे पहले किसने, लुईस 16 ने किया था। तो उससे बचने के लिए कितने डायरेक्टर बना दिए गए? 5 डायरेक्टर बना दिए गए। अब जब 5 डायरेक्टर बन गए तो इसका मतलब क्या हो गया, बताओ? हालात कैसे होंगे? 5 लोगों के अंदर में कंट्रोल में आएंगे, 5 लोग उसको संभालेंगे और इस टाइप से शासन व्यवस्था को चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पांचों एक दूसरे के ऊपर पावर दिखाना चाहते थे, हम आपसे ऊपर हैं, तो आप जो नियम पे साइन करेंगे ना, एक डायरेक्टर बोलेगा हम नहीं करेंगे। इसी तरह इनका झगड़ा ही खत्म नहीं होता था, इनका झगड़ा चलते रहता था, चलते रहता था, चलते रहता था। डायरेक्टर हमेशा क्या करते रहते थे, डायरेक्टरों के झगड़े के चक्कर में इनसे होता था और ये हमेशा इनको भंग कर देते थे। डायरेक्टरों का झगड़ा इनसे होता था, हम लिख देते हैं सॉरी, झगड़ा इनसे हो रहा है और इसी वजह से ये बेचारे लोग के पास पावर तो बची नहीं है, तो ये लोग जितनी भी पावर बची है उसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं और भंग हो जाती है, ये लोग घर चले जाते हैं। अब इतने सारे बुरे व्यवहार, ना ढंग की विधायिका ना ढंग की कार्यपालिका, इतने सारे बुरे अंश थे यहाँ पर कि पूछो मत। अब आप लोग सोचोगे कि अचानक से सरकार चेंज हो गई तो क्या हुआ? 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर के मरने के बाद लोकतंत्र के हालात भी कमजोर हो गए थे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बात की है कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर ने एक बहुत ही बढ़िया तंत्र व्यवस्था बनाई थी, जिसमें उसने पकड़ पकड़ कर हर उस व्यक्ति को मार दिया था जो उसका विरोधी था, जो उसका विरोधी था। यानी लोकतंत्र के समर्थक भी काफी लोग मर गए थे और इसी वजह से लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा था। और 1794 में इन लोगों को, जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर भी मर गया, मार दिया गया मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर को दोषी ठहरा के, तो उसके बाद जो बचे खुचे लोग थे उन लोगों ने मध्यम वर्गीय सरकार बना ली। क्यों? क्योंकि राजा का परिवार खत्म हो गया, पुजारी खत्म, सारे बड़े नेता खत्म, तो कौन बचा है नेक्स्ट अमीर लोग? भाई मध्यम वर्गीय लोग ही बचे हैं ना, बचे हैं कि नहीं बचे हैं? तो वही मध्यम वर्गीय लोगों ने सरकार बनाई और सरकार जो भी उनका जैसा भी दिमाग चल रहा था, क्योंकि वो लोग व्यापारी हैं, मध्यम वर्गीय लोग क्या होते हैं, व्यापारी हैं। उनका प्राइम काम क्या होता है, अपना काम देखना, व्यापार वगैरह करना, इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो बस उनका इतना छोटा सा काम होता था, वो इसी काम में लगे पड़े रहते थे दिन भर। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचे थे कि इतनी बढ़िया व्यवस्था वो डिजाइन कभी कर पाएंगे, लेकिन कभी नहीं करे और किए भी नहीं। इनकी जो व्यवस्था थी
वो बस काम चलाने लायक थी, काम टाल रहे हैं, वो व्यवस्था चल रही है। ठीक है, तो ऐसे हालात थे फ्रांस के। कब से कब तक? 1794 से 1799 तक। कब तक? 1794 1799 तक। अब इनकी झगड़ा हो रहा है, इनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्थिराव नहीं है, तो ये लोग रह के क्या करेंगे? इनको हटाना पड़ेगा, चाहिए, कोई जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है, तो इनकी कोई जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए इनको हटाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई। और वो व्यवस्था शुरू हुई किसके द्वारा? एक बहुत ही बड़े भावी सम्राट के द्वारा, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। आइए उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं और देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या कह रहा है। क्या आपने कभी नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? फ्रांस का बहुत ही अच्छा सम्राट हुआ करता था, जिसको ये यूरोप विजेता का उपाधि भी दिया गया है। तो कहा जाता है कि वो आधा यूरोप जीत गया था। चलो आज देखते हैं उसके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, कैसा था, क्या करता था, सब सब स्टार्ट करेंगे। आपको याद है कि 1792 में नेशनल असेंबली ने फ्रांस में युद्ध का ऐलान कर दिया और कहा कि हम पूरे यूरोप को राजतंत्र से हमारे राष्ट्रवाद की तरफ ले जा रहे हैं, जहां एक बढ़िया व्यवस्था उनको मिलेगी और वो लोग अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। ये थॉट के साथ एक जंग छेड़ दी गई थी 1792 में। वो जंग सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ शुरू की गई थी। वो जंग किसके साथ शुरू की गई थी? शुरू की गई थी ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ, और खत्म कहां तक हुई? खत्म कैसे हुई, किसके साथ? खत्म हुई पूरे यूरोप के साथ। ठीक है, शुरुआत तो हो गई इसकी यहां से, लेकिन इसका एंड पूरे यूरोप में हुआ। जहां भी इसकी सेना गुजरते रहती थी, उनको जीतते थे, उनको राष्ट्रवाद सिखाते थे, आगे बढ़ जाते थे, आगे जाते थे, जीतते थे, राष्ट्रवाद सिखाते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है कि 1792 के युद्ध में यह 16 वर्ष का स्वयंसेवी था। स्वयंसेवी, हाँ। अब जैसा कि आपको पता है, जवान स्वयंसेवी, उस वक्त तो स्वयंसेवी लोगों को ही लिया जाता था ना, कि जो लोग खुद से आना चाहते हैं, क्योंकि आर्मी तो थी नहीं फ्रांस की आर्मी तो उस वक्त राजा के कंट्रोल में थी, और राजा को तो कुछ कंट्रोल ही नहीं करने दिया जा रहा था। तो इसीलिए फ्रांस की आर्मी किसके कंट्रोल में थी? तो मतलब नेशनल असेंबली की। तो उस वक्त स्वयंसेवक लोग बहुत ज्यादा थे। इसने बचपन में, मतलब उस युद्ध में, उन युद्धों के दौरान इतना क्रूरता और इतनी वीरता दिखाई, इसको बहुत जल्दी लोगों ने क्या कर दिया, इसको हेड बना दिया, नॉमिनल हेड या जो भी राजा वगैरह का जो पोस्ट था, मतलब कमांडर लेवल पोस्ट तक पहुंच गया। कब? 1797 तक, 1797-98 तक यह कमांडर बन चुका था। अब देखो यहां पर साल देखो, 5 साल, 21 वर्ष की उम्र में एक सिपाही जो जनरल स्वयंसेवक साधारण लड़का था, वो कमांडर बन चुका था। तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था छोड़ो, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट देखो कितनी ज्यादा है। एक साधारण नागरिक से उठकर एक कमांडर बन जाना, और 1797-98 तक यह कमांडर बना, तो इसे पता चला कि देश के, फ्रांस के तरफ से तो कोई पैसा ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि फ्रांस के हालात खुद गड़बड़ हुए पड़े हैं। डायरेक्टरी का शासन पूरे देश को भ्रष्ट कर रखा है, और डायरेक्टरी के शासन करने वाले लोग मिडिल क्लास थे, मध्यम वर्गीय सरकार थी, जिसको हमने अभी पढ़ा। वो ये भूल गए कि हमारे सैनिक युद्ध करने गए हैं यूरोप में, वो यही भूल गए, और उन्होंने खर्चा भेजना बंद कर दिया। एक साल बाद 1797-98 के बाद इसने अपनी आर्मी की टुकड़ी ली
और देश में वापस आ गया। जैसे जैसे ये वापस आते जा रहे थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा कि जिस जिस देश को जीत कर राष्ट्रवाद दिया गया था, हर वो देश फिर से राजा का गुलाम बन चुका था। फिर से राजतंत्र की व्यवस्था वहां शुरू हो गई थी, कोई निगरानी नहीं, कोई देखरेख नहीं। तो इससे नेपोलियन बोनापार्ट को दो तीन चीजें समझ में आ गई। पहला, आप किसी को कुछ देकर जा नहीं सकते, आपको उसको देना है, फिर उसको संभाल के रखने की व्यवस्था सिखानी है, कैसे इसको संभाला जाए। नेपोलियन बोनापार्ट की एक सबसे अच्छी ट्रिक थी जो आगे इसको काम आएगी। नेपोलियन बोनापार्ट का जितना हम थोड़ा सा अंश 9th में पढ़ते हैं, थोड़ा सा 10th में पढ़ते हैं, इसलिए 9th वाला अंश हम पढ़ा देते हैं, 10th वाला अंश आप फिर से देखना, ठीक है। कमांडर बन चुका था। 1799 में जब ये इसकी देश वापसी हुई, 1799 की घर वापसी पर इसे फ्रांस के बुरे हालातों के बारे में पता चला। बुरे हालातों के बारे में पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर तो सिर्फ मजाक चल रहा है, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। सारी की सारी व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में थी, वो लोग सारा गड़बड़ घोटाला करके घूम रहे हैं, उन लोगों का कुछ भी मतलब निर्देश निर्धार कुछ नहीं हो रहा है। तो इस वजह से इसको लगा कि यार ये तो गड़बड़ है और इस चीज को सॉल्व करना चाहिए। हाँ, इस चीज को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। और इसी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट ने ये फैसला, ये काम अपने अंडर ले लिया। कहा कि मैं नेपोलियन बोनापार्ट इस राज्य को ठीक करूंगा। और उसने 1799 में एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ, छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ, बहुत छोटी आर्मी टाइप की थी, छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली, अपने हाथ में ले ली। इसने कहा कि मैं नेपोलियन बोनापार्ट जब युद्ध के मैदान में विजय दिला सकता हूं, तो क्या देश का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। और 19 और 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में यह इतना महत्वाकांक्षी हो चुका था, तो इसने पहले ही कह दिया कि अब हम देश को संभालेंगे, अब हम संभालेंगे। यानी 1799 में राजा बनने के कगार पर है। देखो, एक राजा और एक महत्वाकांक्षी राजा में यही अंतर होता है। एक राजा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जबकि एक महत्वाकांक्षी राजा फ्यूचर भी सोचता है कि आगे के हालात क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो महत्वाकांक्षी राजा होने की वजह से इसको देखो कितना फायदा होने वाला है। इसने इतना बड़ा बवाल को बचाया। कैसे बचाया, देखो इसने क्या किया कि 1799 में राजा तो बना, लेकिन राजा की गद्दी हासिल नहीं की। यह 1799 में खुद को फर्स्ट काउंसिल डिक्लेयर कर दिया, फर्स्ट काउंसिल बना दिया। खुद को फर्स्ट काउंसिल बना दिया, प्रथम सहयोग, यानी राजा नहीं लेकिन राजा से कम भी नहीं। इसने कहा मैं तब तक फ्रांस की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा जब तक जिन देशों को हमने आजादी दिलाई है, जिन देशों को हमने मदद की है, उनकी भलाई नहीं हो जाती। और इसी वजह से खुद को फर्स्ट काउंसिल बनाया और फर्स्ट काउंसिल बनाकर अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था चलानी शुरू कर दी। और पूरे देश पर आक्रमण फिर से शुरू कराया। जिन जिन देशों पर आक्रमण हुआ था उन पर आक्रमण शुरू कराया और इस बार आक्रमण अच्छे तरीके से हुआ
और जब इसको लगा कि अब सब कुछ मेरे हिसाब से हो गया है, तो 1804 में, 5 साल बाद 1804 में इसने खुद को सम्राट डिक्लेयर किया था। सोचो कितना अच्छा राजा था। और ये था हमारा पूरा का पूरा फ्रांस। 9th के लिए 10th में जहां से छोड़े हैं ना वहीं से उठाएंगे। ये टॉपिक 10th में फिर से हम थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर से यहीं से उठाकर 50 साल की कहानी पढ़ेंगे। हमने अभी तक 50 साल की कहानी पढ़ी, 1764 से लेके और 1805 1804 तक, करीब करीब 50 साल नहीं बोल सकते हैं तो 30 साल की कहानी पढ़ी। तो जब अब अगली बार स्टार्ट करेंगे तो 40 साल की कहानी है जो 10th में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, और अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट करिए, मैं जरूर बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ कि यहाँ पर इतनी बढ़िया पढ़ाई चल रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।